हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। आज की फिल्म है वॉर डॉग्स, जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है। दोस्तों, आप जंग के बारे में कितना जानते हैं? कुछ लोग कहेंगे देशभक्ति और लोकतंत्र, कुछ लोग कहेंगे स्वतंत्रता, पर क्या आप सच में जानना चाहते हैं जंग के पीछे की असली वजह? हम एक अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं, उसके हेलमेट से लेकर उसके ग्लोव्स तक, बॉडी आर्मर और M16, इन सारी चीज़ों का कॉस्ट मिलकर $17,500 हो जाते हैं। एक अमेरिकन सोल्जर के आउटफिट का कॉस्ट लगभग $17,500 है। लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा सोल्जर्स इराक और अफगानिस्तान में तैनात थे। हर साल इन सोल्जर्स का खर्चा लगभग $4.5 बिलियन का आता है। इस बात से आपने अनुमान लगा लिया होगा कि जंग असल में एक व्यापार है। जंग यानी कि अर्थव्यवस्था, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था जंग पर ही टिकी है। ये सारा व्यापार वेपन्स एम्यूनेशन का है। चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं और 3 शख्स उसे मिलकर मार रहे हैं, जो कि काले मास्क पहने हुए हैं। इस शख्स का नाम डेविड है और ये एक आर्म डीलर है। पर ये कौन है जो इसे मार रहे हैं और ये यहाँ कैसे पहुँचा? उसके लिए हमें पास्ट में जाना होगा। साल है 2005। हम मायामी शहर का दृश्य देखते हैं, जो कि अमेरिका का एक छोटा सा शहर है। हम डेविड को देखते हैं। वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है और अब वो एक मसाज थेरेपिस्ट है। पर वो अपने इस काम से खुश नहीं है। वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, क्योंकि मसाज करके बस उसके खर्च भर के ही पैसे निकल पाते थे। डेविड अपनी सारी सेविंग्स लगाकर हाई क्वालिटी बेडशीट का बिजनेस शुरू करता है। वो रिटायरमेंट होम्स जाकर अपने बेडशीट्स का सैंपल दिखाता है, पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था और इस काम में भी उसे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन डेविड अपने कॉलेज के एक दोस्त के फ्यूनरल में गया था। वहाँ वो अपने कॉलेज के पुराने दोस्त एफ्रेम को देखता है। एफ्रेम 10वीं के बाद अपने अंकल के साथ LA शिफ्ट हो गया था। तब से इतने सालों बाद आज वो एफ्रेम को देख रहा है। वहाँ दोनों एक दूसरे को देख काफ़ी खुश होते हैं। फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद दोनों राइड पे चले जाते हैं। यहाँ एफ्रेम बताता है वो अपने अंकल के साथ एक आर्म डीलर का काम करता था। वो पुलिस ऑक्शन में सीज्ड वेपन को सस्ते दाम में खरीद लेते हैं और फिर उन्हें इंटरनेट पर रीसेल कर देते थे। पर बीच में उसके अंकल से उसकी कहासुनी हो गई, जिस वजह से अब वो अकेले काम करता है और वो मायामी एक नया सेटअप शुरू करने के इरादे से आया है। यहाँ एफ्रेम डेविड के काम का मजाक बनाता है कि वो अभी भी एक मसाज थेरेपिस्ट है। शाम डेविड अपने घर आ जाता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है, ईज। डेविड अपने काम और ज़िंदगी से काफ़ी परेशान रहता था, पर वो इस बारे में ईज से कभी कुछ नहीं बताता था। वो नहीं चाहता ईज उसे लेकर परेशान हो। दूसरे दिन वो एफ्रेम के ऑफिस में जाता है। उसकी कंपनी का नाम AEY इनकॉर्पोरेशन है। एफ्रेम उस वक्त US आर्मी ऑफिसर से वेपन की डील कर रहा था। वो बताता है कि अब वो इंटरनेट पर छोटे मोटे डील नहीं करता। अब वो सीधा पेंटागन से डील करता है, जो कि US मिलिट्री डिफेंस है। अब वो पेंटागन को सारी चीज़ें सप्लाई करवाता है, गन्स, बुलेट्स, बॉडी आर्मर। इतना ही नहीं, नाइट विजन मोनोक्यूलर से लेकर गैस मास्क भी सप्लाई करता है। पिछले हफ्ते ही उसने इराक में 400 गैस मास्क अमेरिकन स्पेशल फोर्स को भेजे थे। हम देखते हैं US पेंटागन की अपनी एक वेबसाइट भी है, जहां इन हथियारों की बोली लगती है। पर एफ्रेम बड़े टिकट आइटम्स को छोड़ देता है। सिर्फ वो छोटे डील करवाता है, जिसमें टैंक्स, मिसाइल और मशीन गन्स नहीं होती थी, क्योंकि इतने बड़े डील्स करवाने के लिए उसके कॉन्टैक्ट सोर्सेस काफ़ी कम हैं। पर डेविड अभी भी एफ्रेम के काम को लेकर काफ़ी कंफ्यूज था। पर एफ्रेम उसे समझाता है इस काम में ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। शाम ईज उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। डेविड खुश हो जाता है, पर भीतर से वो दुखी था। दूसरे दिन वो एफ्रेम के साथ एक कैफ़े में बैठा था, पर वो अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफ़ी दुखी था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे थे और इसी बीच उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक बच्चे की परवरिश कैसे करेगा। एफ्रेम उसकी समस्या को समझ रहा था। वो कहता है तुम मेरे साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते? इस काम में अच्छे पैसे हैं और इससे तुम्हारी सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। और अमेरिका द्वारा इराक इन्वेशन ने हमारे कमाई के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। पर इस ऑफ़र से डेविड काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ईज जंग के सख्त खिलाफ है और अगर उसे ये पता चल गया कि वो हथियार सप्लाई करता है तो सब खत्म हो जाएगा। पर एफ्रेम उसे अपनी बातों से मना लेता है और डेविड भी उसे मना नहीं कर पाता, क्योंकि उसे भी पैसों की ज़रूरत थी। घर पर वो ईज से झूठ बोल देता है कि वो अपना बेडशीट का ही बिजनेस कर रहा है और वो उन बेडशीट्स को मिलिट्री को सप्लाई करता है, क्योंकि वहाँ एफ्रेम की अच्छी पहचान है। दूसरे दिन ऑफिस में एफ्रेम उसे काम समझाता है। मिलिट्री इक्विपमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पब्लिक वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है। उनका काम है बस स्मॉल ऑर्डर्स की बिडिंग करना, यानी बोली लगाना,
क्योंकि बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स छोटे ऑर्डर्स को इग्नोर कर देते हैं, पर स्मॉल ऑर्डर्स में भी वो मिलियंस कमा सकते हैं। डेविड को 6 हफ्तों का समय लग जाता है हथियारों की डील को पूरी तरह से समझने में। हम देखते हैं रैल्फ स्लट्स्की एक लोकल बिजनेसमैन है जो एफ्रेम की AEY को आर्म डीलिंग में फंड करता है, पर एफ्रेम ने उससे झूठ कहा है कि AEY हथियारों की डील इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है, क्योंकि रैल्फ एक जीविश है, इसीलिए वो एफ्रेम पर आंख बंद करके भरोसा करता है। एक दिन दोनों को 1000 बेरेटा पिस्टल्स का ऑर्डर आता है जो कि बगदाद में अमेरिकन मिलिट्री बेस तक पहुंचाना है, और ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी डील थी। दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। इस डील से इतने पैसे आने वाले थे, शायद ही कभी डेविड मसाज करके इतने पैसे कमा पाता, और वो अपने आने वाले बच्चे को भी लेकर काफ़ी खुश था। तभी उसे बगदाद से कैप्टन सैंटोस का फ़ोन आता है। वो फ़ोन बगदाद के अमेरिकन मिलिट्री बेस से था जहां उसे बेरेटास पिस्तौल पहुंचाना है। डेविड उसे बताता है, हम आपके ही काम में लगे हैं, जल्दी ही शिपमेंट आप तक पहुंच जाएगी। यहाँ डेविड को पता चलता है उससे एक गलती हो गई है। बेरेटास पिस्तौल की डील उन्होंने इटली से की है, और इटली एम्बार्गो की वजह से US उनके हथियार नहीं खरीद सकता है। इस वजह से उनकी डील भी कैंसिल हो सकती है। पर डेविड कैप्टन सैंटोस से झूठ बोल देता है कि हमने पिस्तौल की डील कहीं और से की है। उन्हें पता था अगर वो कार्गो डिलीवर करने में फेल हो गए तो US मिलिट्री AEY को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ब्लैक लिस्टेड कर देगी। शाम एफ्रेम डेविड के घर आता है। वो बताता है जॉर्डानियन कस्टम्स ने उनके शिपमेंट को सीज कर दिया है और उन्हें शिपमेंट रिलीज़ करवाने जॉर्डन देश जाना होगा, जिसका बॉर्डर इराक से सटा हुआ है। तभी कैप्टन सैंटोस का फ़ोन आ जाता है। उसे पता चल गया था कि गन्स की शिपमेंट सीज कर दी गई है, पर एफ्रेम बात को घुमा देता है और वो बताता है शिपमेंट वक्त से पहले उस तक पहुंच जाएगा। फ़ोन पर बात करते हुए ईज उसकी सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है डेविड ने उससे झूठ कहा था कि वो बेडशीट्स बेचता है, पर डेविड उसे यकीन दिलाता है वो अमेरिकन सरकार के लिए काम कर रहा है और ये पूरी तरह से लीगल है। दूसरे दिन दोनों जॉर्डन पहुंच जाते हैं। वहाँ वो एक लोकल शख्स से मिलते हैं जो उनका शिपमेंट रिलीज़ करवाने में उनकी मदद करेगा। उनके पास कोई लीगल परमिट नहीं था, तो वो उस शख्स को $1400 US देता है उस शिपमेंट को रिलीज़ करवाने के। पर अब तक 3 दिन बीत गए थे, उनके शिपमेंट का कोई पता नहीं था। उसी दिन वो शख्स उसके गन्स की शिपमेंट लेकर आ जाता है, पर डेविड कहता है उसे जॉर्डन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए परमिट की ज़रूरत होगी, पर वो कहता है उनकी जिम्मेदारी बस शिपमेंट रिलीज़ करवाने की थी। अब इन गन्स को डेविड और एफ्रेम को खुद इराक तक लेकर जाना होगा। उनके साथ एक और शख्स था, मार्लबोरो, जो जॉर्डन बॉर्डर क्रॉस करवाने में उनकी मदद करेगा। वो दिन भर ड्राइव करते हैं और रात जॉर्डन बॉर्डर पर मिलिट्री उन्हें रोक लेती है, पर वो उन्हें ब्राइब देकर आगे निकल जाते हैं। अब वो इराक की सीमा में दाखिल हो चुके थे। रात डेविड सोचता है कैसे एक झटके में उसकी ज़िंदगी बदल गई। 6 महीने पहले वो एक मसाज थेरेपिस्ट था और आज वो जॉर्डन से इराक गन स्मगल कर रहा है। दूसरे दिन वो एक पेट्रोल पंप पे रुक जाते हैं। तभी डेविड देखता है 2 गाड़ियों में काले कपड़ों में लोग उसकी तरफ आ रहे हैं और उनके हाथ में गन्स भी हैं। वो AAI के लोग थे जिनसे US आर्मी की जंग चल रही थी। उस वक्त वो एक वॉर जोन में थे। वो अपने ट्रक को भगाने लगते हैं। AAI फायरिंग करने लगे थे। अब डेविड काफ़ी डर गया था। उसे लगा आज उसका आखिरी दिन है। तभी सामने से US आर्मी चॉपर आ जाता है और AAI वहाँ से भागने लगते हैं, और अब वो US एली की सीमा में आ गए थे। वो ट्रक को लेकर मिलिट्री बेस पहुंच जाते हैं। कैप्टन सैंटोस उनके काम से काफ़ी इम्प्रेस होता है। वो बेस के भीतर जाते हैं। वहाँ डॉलर्स के बंडल्स देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। वहाँ कैश में $12.2 बिलियन रखे हुए थे। उस काम के उनको $2.8 मिलियन मिलते हैं। इतने पैसों की डेविड ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, और वो बगदाद से ऐसे निकल रहे थे जैसे उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वैसे ये काफ़ी बड़ी जीत जैसी ही थी उनके लिए। उतने पैसों से उन्होंने सेम कलर की मैचिंग पॉर्श कार खरीद ली थी और एक सेम बिल्डिंग में दोनों ने अपार्टमेंट ले लिए थे। उस अपार्टमेंट को देख ईज काफ़ी खुश थी क्योंकि वो काफ़ी आलीशान था, और डेविड भी काफ़ी खुश था कि वो अपने आने वाले बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएगा। वो अपने सभी बेडशीट स्टॉक को आग लगा देता है क्योंकि अब वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। अब उसे ऊंचाइयों को छूना था। वो अपनी इस सक्सेस को लेकर काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब उन्हें बड़ी डील्स भी आने लगी थी, इसीलिए वो AEY को सपोर्ट के लिए और एक्सपांड करना चाहते थे। इसी बीच ईज ने एक बच्ची को जन्म दे दिया था। उसका नाम उन्होंने एला रखा था। दूसरे दिन पेंटागन ने पोस्ट डाली थी जिसका वर्थ $300 मिलियन था, जिसमें रिक्वायरमेंट AK-47 के 100 मिलियन राउंड्स की थी
और इसमें प्रॉफिट $100 मिलियन का था, जिससे दोनों की ज़िंदगी बदल जाएगी। ये डील अब तक का सबसे बड़ा डील था उनके लिए। पेंटागन अफ़गानिस्तान में अगले 30 सालों के लिए बड़ी आर्मी खड़ी करने जा रही थी। इस डील का नाम द अफ़गान डील था। दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं, पर अब बात थी कि उनको 100 मिलियन राउंड्स की डील कहाँ से मिलेगी। दोनों लास वेगास जाते हैं, जहाँ हथियारों का सबसे बड़ा एग्जीबिशन लगता है, पर वहाँ उन्हें पता चलता है इतने ऑर्डर्स को स्मगल करना एक डीलर्स के बस का नहीं है। उन्हें कई कॉन्ट्रैक्टर्स के पास से डील करनी होगी। 100 मिलियन राउंड स्मगल करने के लिए उन्हें 12 से ज़्यादा शिपिंग आउटफिट्स लगेंगे और हज़ारों परमिट। शायद ये डील उनके बस की नहीं है, ये किसी बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के ही बस का था। शाम डेविड उदास होकर कैसीनो में बैठा था। तभी वहाँ हेनरी जिरार्ड आ जाता है। हेनरी जिरार्ड का नाम सबसे बड़े आर्म डीलर की लिस्ट में आता है। ऐसा माना जाता है जब सद्दाम हुसैन को अमेरिका फांसी दे रहा था तो उन्हें रस्सी हेनरी ने ही बेची थी। यहाँ हेनरी अकेले ही 100 मिलियन राउंड्स की डील कर रहा था। अल्बानिया में अनयूज्ड वेपन का काफ़ी बड़ा डेपोट्स है, जिसका एक्सेस हेनरी के पास था, पर एफ्रेम काफ़ी कंफ्यूज था कि हेनरी अकेले ही अफ़गान डील की बोली लगा सकता था, तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया। हेनरी बताता है क्योंकि उसे यूएस गवर्नमेंट ने बिजनेस करने से बैन कर दिया है और वो टेररिस्ट वॉच लिस्ट में है, इसलिए वो इस डील को AEY के जरिए करना चाहता है। ये जानकर डेविड काफ़ी डर जाता है और डील से पीछे हटने लगता है, पर एफ्रेम को इस बात से कोई समस्या नहीं थी। हेनरी पर राउंड के 10 सेंट्स चार्ज करेगा। एफ्रेम उससे डील डन कर लेता है, पर डेविड इस डील से खुश नहीं था क्योंकि अब उसके साथ एक परिवार जुड़ चुका था और वो एक ऐसे शख्स के साथ डील नहीं करना चाहता था जो टेररिस्ट वॉच लिस्ट में हो। पर अपनी बातों से एफ्रेम उसे फिर कन्विंस कर लेता है। दूसरे दिन दोनों अल्बानिया निकल जाते हैं। वहाँ वो अल्बानिया के मिलिट्री एक्सपोर्ट के हेड से मिलते हैं। ये वही डेपोट था जहाँ 100 मिलियन राउंड्स रखे थे। वहाँ कई बड़े बड़े कंटेनर्स थे जो AK-47 बुलेट से भरे थे। वो बुलेट 40 साल पुराने थे। अल्बानिया ने वेस्टर्न कंट्रीज़ पर इन्वेशन का इरादा बनाया था, पर किसी वजह से वो इन्वेशन रुक गया। नाटो ट्रीटीज़ की वजह से अल्बानिया डायरेक्टली अमेरिका को बुलेट्स नहीं बेच सकता। उसके बाद वो बीड को सबमिट कर देते हैं और 5 महीने तक यूएस गवर्नमेंट के रिप्लाई का वेट करते हैं। फिर 5 महीने बाद उन्हें पता चलता है AEY अफ़गान डील की बोली जीत गई है। अब बस उन्हें 100 मिलियन राउंड्स अफ़गानिस्तान तक पहुंचाने थे। इतनी बड़ी डील से पहले वो काफ़ी फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं क्योंकि AEY को ऑडिट के लिए पहले से तैयार रहना था। सभी फेक रजिस्टर्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी असली नहीं था क्योंकि AEY का 100% काम इलीगल था। 2 हफ्ते बाद वो इलिनॉइस रॉक आइलैंड जाते हैं। वहाँ उनकी यूएस मिलिट्री हेड के साथ मीटिंग थी। वो काफ़ी डर भी रहे थे और सबसे ज़्यादा डरा हुआ डेविड था। उसने इससे पहले कभी इतनी बड़ी डील नहीं की थी, पर वहाँ एफ्रेम सारी चीज़ों को हैंडल कर लेता है। दूसरे दिन हम देखते हैं इस घर छोड़कर अपनी माँ के यहाँ रहने जा रही है क्योंकि अब वो डेविड के झूठ से परेशान हो गई थी। वो उसे कभी भी सच नहीं बताता था। 2 दिनों बाद डेविड अल्बानिया शिपमेंट के लिए निकल जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि हेनरी ने उनसे झूठ बोला था क्योंकि सभी बुलेट चाइनीज़ मेड थी। चाइना एम्बार्गो के तहत वो चाइनीज़ बुलेट्स पेंटागन को नहीं बेच सकते। वहाँ पर उन्होंने सिर्फ उसे एक ही अल्बानियन बॉक्स दिखाया था, बाकी सारे चाइनीज़ बॉक्सेस थे। एफ्रेम उसे बताता है अगर हम बुलेट्स के बॉक्सेस चेंज कर दे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वो चाइनीज़ बुलेट्स हैं। दूसरे दिन वो पैकेजिंग के लिए अल्बानियन शख्स एनवर को ले आते हैं। उन्हें 68,520 क्रेट्स को रीपैकेज करना था। उस काम के एनवर $1,00,000 की डिमांड करता है। एफ्रेम मान जाता है। कई आदमी लगे थे रीपैकेजिंग में और 8 दिसंबर 2007 को AEY ने 5 मिलियन राउंड्स अफ़गान आर्मी को डिलीवर कर दिए थे। उसी रात डेविड अपनी वाइफ ईज से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था क्योंकि वो उन्हें काफ़ी मिस कर रहा था। उसने सोच लिया था इस डील के ख़त्म होते ही वो AEY छोड़ देगा और एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी शुरू करेगा। यहाँ एफ्रेम को पता चलता है कि हेनरी अल्बानियन कॉन्ट्रैक्टर को पर राउंड के 2.5 सेंट्स दे रहा है और हेनरी उसे 10 सेंट्स पर राउंड बेच रहा है। इससे हेनरी को काफ़ी फ़ायदा है डील में। एफ्रेम डेविड से कहता कि वो हेनरी को डील से निकाल रहा है, पर डेविड उसे समझाता है कि ये बिजनेस है और ये इसी तरह से काम करता है, पर एफ्रेम उसे सुनने को तैयार नहीं था। डेविड कहता है हम बिजनेस पार्टनर हैं और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, और इस बात से एफ्रेम का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अपने और डेविड के पार्टनरशिप की कॉपी जला देता है जो कि उनके पार्टनरशिप की सिंगल कॉपी थी। यहाँ हम देखते हैं अल्बानिया में कुछ लोग डेविड को किडनैप कर लेते हैं। ये वही दृश्य है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। ये हेनरी था।
एफ्रेम ने उसे डील से कट कर दिया था, जिससे वो गुस्से में आ गया था। हेनरी डेविड को काफ़ी मारता है, पर हेनरी उसे छोड़ देता है। अब डेविड जल्द से जल्द अल्बानिया छोड़कर निकलना चाहता था। यहाँ उसे पता चलता है एफ्रेम ने एनवर को भी अब तक $1 लाख पैकेजिंग के नहीं दिए हैं। उसे पता चल जाता है एफ्रेम ने सभी को धोखा दिया है। वहाँ अभी भी पैकेजिंग का काम चल रहा था, पर अगर एनवर को पैसे नहीं मिले तो वो काम रुकवा देगा। डेविड उसका कोई जवाब नहीं देता और वापस मायामी आ जाता है। वो आकर ईज से मिलता है और वो वादा करता है कि वो सारे काम छोड़ देगा और वो उसके साथ घर चले। वो फिर से वही मसाज थेरेपिस्ट की जॉब कर लेगा, पर उससे कभी झूठ नहीं कहेगा। दूसरे दिन डेविड एफ्रेम के पास आता है और उसने अफ़गान डील में अब तक जितने मिलियंस बुलेट्स भेजे हैं उसे उसमें से हिस्सा चाहिए, पर एफ्रेम उसे उसका हिस्सा देने से मना कर देता है। डेविड कहता है उसके पास 2 हफ्तों का समय है, उसके बाद वो अपने लॉयर को ले आएगा। एक दिन रैल्फ दोनों की सुलह करवाने उन्हें एक कैफ़े में बुलाता है और वहाँ एफ्रेम थोड़े से पैसे डेविड को ऑफ़र करता है, पर डेविड लेने से इनकार कर देता है। वो एफ्रेम को धमकाता है कि जो उसकी AEY कंपनी के सारे जाली दस्तावेज हैं सभी उसके पास हैं और वक्त आने पर वो उसे डिस्क्लोज़ कर देगा। दूसरे दिन दोनों को FBI अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उन्होंने इलीगली चाइनीज़ एम्यूनेशन रीपैकेजिंग करके सेल किए थे। इसकी जानकारी FBI को एनवर ने दी थी क्योंकि वो काफ़ी गुस्से में था। एफ्रेम ने उसके पैकेजिंग के पैसे नहीं दिए थे और इसके पहले FBI ने रैल्फ को पकड़ा था। जब वो उस दिन कैफ़े में उनके साथ मीटिंग में बैठा था तो उसने अपनी शर्ट के भीतर एक माइक लगाया था ताकि FBI डेविड और एफ्रेम को प्रूफ के साथ पकड़ सके। एफ्रेम को 4 साल की सज़ा होती है क्योंकि उसने अफ़गान डील में षड्यंत्र के साथ साथ फ्रॉड भी किया था। डेविड को 7 महीने के लिए हाउस अरेस्ट किया जाता है, बस पूछताछ के लिए। कुछ महीने बाद हेनरी डेविड से एक होटल में मिलता है और अल्बानिया में जो उसने उसके साथ किया उसके लिए माफ़ी मांगता है और उसे काफ़ी अप्रिशिएट करता है कि उसने FBI को उसकी कोई जानकारी नहीं दी। वहाँ वो डेविड को पैसों से भरी एक ब्रीफकेस दिखाता है। वो अफ़गान डील से आया हुआ पैसों का कुछ हिस्सा था जो हेनरी उसे अपने हिस्से में से दे रहा था। डेविड के सवाल करने पर हेनरी उससे कहता है अब उसे कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। एफ्रेम डाइवरोली एक अमेरिकन आर्म डीलर था और उसने अपनी कंपनी का नाम भी AEY इनकॉर्पोरेशन रखा था। एक समय पर वो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का सबसे बड़ा वेपन कॉन्ट्रैक्टर था। इस फिल्म के सभी कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ तक कि उनके नाम को भी नहीं बदला गया है। इस फिल्म में हमें वॉर के पीछे की काली सच्चाई दिखाई गई है। आखिर जंग क्यों होती है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। पहले ये जानिए जंग लड़ी कैसे जाती है। जंग लड़ने के लिए ज़रूरत पड़ती है हथियारों की, गन्स, मिसाइल, टैंक्स, बुलेट्स, बॉडी आर्मर और भी एडवांस वेपन है। तो ये हथियार आते कहाँ से हैं, कौन बनाता है। दोस्तों, हथियार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ लॉकहेड मार्टिन, बोइंग, रेथियन, इसी तरह की 50 कंपनियाँ अमेरिका में हैं जो हथियार बेचकर बिलियंस का मुनाफा कमाती है। दोस्तों, दुनिया में कुछ ही देश हैं जो हथियारों के मामलों में आत्मनिर्भर हैं, जैसे अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली और चाइना। और बाकी जो बचे देश हैं वो हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर हैं। बस इतना समझ लीजिए, वॉर एक एग्जीबिशन है और उस एग्जीबिशन में ये सभी कंपनियां अपने हथियारों का सेल करती है और हर साल बिलियन का मुनाफा लेकर जाती है, क्योंकि अमेरिका का 90% इन्वेस्टमेंट हथियार बनने वाली कंपनीज़ में है और अगर ये हथियार नहीं बिके तो उन्हें भारी मंदी का सामना करना पड़ सकता है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, वियतनाम वॉर, इन सब के पीछे हथियारों का व्यापार चलता है ताकि उन्हें मंदी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, इस फिल्म में हमें सारी बातें खुल के नहीं दिखाई गई हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हो पाती। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।